हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा कि बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत लंबे समय बाद मैं आप सबके सामने आ रहा हूं। और जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा नाम राहुल है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंगलोर में पोस्टेड हूं और समय समय पे आपके लिए कुछ वीडियोस लाता रहता हूं जिससे कि आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट होता रहे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा और आप सब लोगों का मैं बहुत आभारी हूं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वीडियोस को आप लोग इतना लाइक करेंगे, खास तौर से जेआईबी की जो मैंने वीडियोस डाली हैं और वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेंगी। इस बीच बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स, उनके कमेंट आए और उन सब ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालूं जिससे कि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहे और आपके बैंकिंग नॉलेज में भी बेनिफिट करे। तो इसी सोच के साथ मैं अब कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर के आया हूं। हालांकि थोड़ा टाइम जरूर लगा। आप भी जानते हैं कि एक बैंकर की लाइफ कितनी हैक्टिक होती है और उस शेड्यूल में कुछ दूसरी चीजें करना, कुछ ऐसा करना जिससे दूसरों को बेनिफिट हो सके, टाइम निकालना, वो बहुत ही हैक्टिक है। बट आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों की विशेस हैं, आप सब लोगों का साथ है, तो बिल्कुल मैं ऐसा कर सकूंगा आपके लिए अच्छी वीडियोस। तो हालांकि इस एग्जाम तक मेरा था कि इस एग्जाम से पहले जेआईबी सीआईबी की जो एग्जाम्स हैं उससे पहले मैं मोस्टली टॉपिक्स की वीडियोस ला सकूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका क्योंकि और भी चीजें थी जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पाया मैं। बट नेक्स्ट एग्जाम से पहले ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है कि नेक्स्ट एग्जाम जो आपके सीआईबी जेआईबी सीआईबी है उनसे पहले मैं मोस्टली सारी वीडियो आपके सामने ले आऊंगा जिससे कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सके। आज स्टार्ट करते हैं हम सीआईबी का जो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम करके जो बुक है उसका पहला टॉपिक। ओके, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि सर प्लीज जो बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सीआईबी की जो सेकंड बुक है, सेकंड एग्जाम है, बहुत ही टिपिकल है और हम कई टाइम से, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकल पाते हैं। हमें उम्मीद है कि कोई चीज अगर आप समझाएंगे तो हम बिल्कुल उस चीज को फुलफिल कर सकेंगे और अच्छा कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ मैं आज ये टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा और इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी और भी टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि मेरे वीडियोस पे जो नेगेटिव कमेंट आते हैं वो यही होते हैं कि सर आप पढ़ाने के अलावा बोलते बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, ये मेरा स्टाइल है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ टॉपिक में घुसे हुए हैं और सिर्फ टॉपिक की ही बात कर रहे हैं तो आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो व्यूवर्स जिनको लगता है कि मैं पढ़ाने के अलावा बाकी चीजें ज्यादा डिस्कस करता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप काम की चीज सुन सकते हैं, स्किप करके कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा स्टाइल है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए बात मैंने बोली जिससे कि प्लीज आप ये कमेंट ना करें। ओके, खैर आते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी बुक है जिसमें मैं बुक्स के अकॉर्डिंग चलता हूं, पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन मार्केट दे रखी है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है एंड सो ऑन। तो खैर, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में यहां आपको यह बताया गया है कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स बिजनेस क्या है। तो खैर, इसको बहुत ज्यादा इसमें नहीं फंसिएगा, क्योंकि खैर ये इस बुक की खासियत है कि एक सिंपल और आसान सी चीजों को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया जाता है जिससे कि पढ़ने वाला बेचारा, खैर ये ऐसा मेरा मानना है, आई डोंट थिंक सो कि वाकई में ऐसा है या नहीं है, बट चीजों को अगर आप आसान वे में समझे, चीजों को अगर आप एक आसान लैंग्वेज में समझे तो शायद से आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला चैप्टर है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस। एक्सचेंज रेट क्या होता है और फॉरेक्स बिजनेस क्या है, तो यही चैप्टर जिसपे हमें सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज रेट में कौन कौन से रेट हैं, बहुत से टर्म आते हैं, स्पॉट रेट, कॉल रेट, और भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं। आखिर ये इनका एक्सचेंज मार्केट में क्या यूज है और किस तरीके से रहता है। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सचेंज मार्केट है क्या। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि देखिए,
अगर मैं बात करूं जैसे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए में, तो जाहिर सी बात है कि यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है और इंडिया की जो करेंसी है वो रुपी है। तो आपको रुपी और डॉलर को एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप गुड्स वहां सेल करेंगे तो जो पेमेंट है वो आपको रुपी में देगा, और अगर आप वो डॉलर में देता है तो आपको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम एक देश की नेशनल करेंसी को दूसरे देश की नेशनल करेंसी से चेंज करते हैं वो कहलाता है एक्सचेंज मार्केट। ओके, फॉरेक्स बिजनेस। तो फॉरेक्स बिजनेस नन अदर देन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, इसको एक शॉर्ट टर्म दे दिया फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। तो इस पूरे चैप्टर जो मतलब ये जो पूरा जो टॉपिक है वो पूरा एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज बिजनेस, और इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, क्या है ये एक्सचेंज मार्केट, क्या होता है, कैसे एक्सचेंज किया जाता है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या क्या इसमें टर्म्स रहते हैं, तो वो सारी तमाम चीजें हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में बस यही दिया है कि इसको मैंने कोशिश करी है इजी लैंग्वेज में लिखने की, होप सो दैट आप इसको इजीली समझ पाए। कि इंट्रोडक्शन में यहां आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज बेसिक, मतलब इसका बेसिक बताया कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। तो एफई इज द सिस्टम और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन नेशनल करेंसी इनटू अनदर। थोड़ा सा राइटिंग से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बैंकर की राइटिंग वैसे भी जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में खराब हो जाती है, तो यहां मैं बोल भी रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज द सिस्टम और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन नेशनल करेंसी इनटू अनदर। फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसीजर है जिससे आप एक नेशनल करेंसी को दूसरे नेशनल करेंसी से एक्सचेंज करते हैं एंड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, और एक देश से दूसरे देश में मनी ट्रांसफर करते हैं। तो बिना एक्सचेंज के तो दुनिया ही नहीं चल पाएगी, तो वो जरूरी पड़ता है। आपको क्रूड ऑयल खरीदना है या दूसरे देशों को आपसे कोई सामान खरीदना है, आपको दूसरे देशों से सामान खरीदना है, जिसे हम कई ट्रेड भी कहते हैं, बाय एंड सेलिंग, एक्सचेंज। तो वो सारी चीजें में एक्सचेंज आता है। आपको एक देश की नेशनल करेंसी को दूसरे देश की नेशनल करेंसी से एक्सचेंज करना पड़ता है। तो वो एक्सचेंज कहां होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, कौन से फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट ने क्या सिस्टम बनाया है, क्योंकि कोई भी चीज तभी चल पाती है जब एक सिस्टमैटिक वे हो। तो इतने बड़े लेवल पे चीजों को करना होता है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सिस्टम भी बनाया जाता है। उसी सिस्टम को हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे। और फॉरेन करेंसी क्या होता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट, कि अदर देन नेशनल करेंसी दैट इज फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। रुपए के अलावा कोई भी करेंसी दैट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी। सिंपल। ओके, तो इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि हम इस टॉपिक क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर आप किसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहां हम समझने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के बारे में, कि किस तरीके से एक देश की नेशनल करेंसी को दूसरे देश की नेशनल करेंसी एक्सचेंज करते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर आते हैं और क्या क्या रेट उसमें होते हैं। तो वो सारी चीज हम समझेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेशन। ये मैं आपकी बुक, इस बुक से ही मैं रेफर कर रहा हूं। ओके, तो 1.2 इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बताया उतना काफी है। 1.2 फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेशन एंड मार्केट। तो देखिए, अगर फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन और मार्केट की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट फेरा, सेकंड फेमा। हालांकि इस बुक में फेरा के बारे में नहीं दे रखा है, सिर्फ फेमा के बारे में दे रखा है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बट चीजों को समझने के लिए हमें फेरा को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये फेरा क्या है, फेमा क्या है, कि ये फेरा और फेमा क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है उसमें ये दो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पहला फेरा, दूसरा फेमा। तो खैर आपकी बुक में फेरा के बारे में जिक्र नहीं है, क्योंकि फेरा अब नहीं यूज होता है। फेरा की जगह फेमा ने ले ली है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेरा की डेफिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
बट फिर भी थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिना फेरा के बारे में बताए फेमा को पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि फेरा और फेमो को लेकर के चूंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेआईबी और सीआईबी में भी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, जिसमें स्टूडेंट तैयारी करते हैं बैंक के पेपर क्रैक करने के लिए। तो ये दोनों ही लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बैंक में सिलेक्ट होने के बाद जेआईबी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं फेरा क्या है। तो देखिए, फेरा स्टैंड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो आप नाम से समझ गए होंगे, फॉरेन एक्सचेंज मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी को एक्सचेंज करा जाता है उसमें उसको रेगुलेट करने का एक एक्ट है। ओके, तो इट इज अ लेजिस्लेशन दैट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट 1973 एंड केम इनटू इफेक्ट एज ऑफ जनवरी 1970। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार आप फेरा फेमा को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसको आप ऐसा टर्म बना लेते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं, एक सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज को रन करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। बिना सिस्टम के आप बहुत बड़े लेवल पे चीजों को अच्छी तरीके से एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक प्रॉपर वे में रन नहीं कर सकते। और यही जरूरत पड़ी सरकार को तब जब उसने ये महसूस करा कि ड्यू टू मतलब इम्प्रॉपर चीजें होने के कारण उनका जो ट्रेड है, हमारा जो भारत का ट्रेड है वो घटता जा रहा है, व्यापार में कमी आ रही है, और जिसकी वजह से जो हमारा रुपया है यानी कि जो हमारी करेंसी है वो कमजोर पड़ती जा रही है। तो इसीलिए कुछ लॉज लेकर के आए, कुछ रूल्स लेकर के आए, जिसको फेरा के अंतर्गत लाया गया। तो यहाँ फिर वही चीजें बुक में वो सारी चीज जो फेरा फेमा के बारे में बताया है, जो मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज के माध्यम से समझाता हूं। इट इज अ लेजिस्लेशन दैट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट 1973 एंड केम इनटू इफेक्ट एज ऑफ जनवरी 1974। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब सरकार को महसूस हुआ कि हमें कुछ लॉज बनाने चाहिए, कुछ कानून बनाने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो उनको रेगुलेट कर सके एक प्रॉपर वे में, एक बहुत ही बेहतर वे में, तो इसको संसद में 1973 में ये एक्ट आया और जैसा कि आप देख रहे हैं जनवरी 1974 में ये पास होकर के इफेक्ट में आ गया, मतलब लागू हो गया। तो फेरा क्यों बना, क्यों जरूरत पड़ी? तो अब फिर मैं बोल चुका हूं आपको कि प्लीज, मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट फेरा फेमो को लेके बिल्कुल नॉर्मल वे में ले, प्रैक्टिकल वे में ले, क्यों है, किस लिए है। The 1973 law was created during the tenure of Prime Minister Indira Gandhi. ओके, आप देख सकते हैं कि जो 1973 लॉ है ये क्रिएट यानी कि तब लाया गया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये आया, विद द गोल ऑफ कंजर्विंग इंडियाज फॉरेन रिसोर्सेज, जिसका गोल था कि जो इंडिया के फॉरेन रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक आपकी पॉलिसी नहीं होगी चीजें बेहतर रूप से तरीके से नहीं चलेंगी। और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसका एक मेन कारण यहां है, द कंट्री वाज फेसिंग अ ट्रेड डेफिसिट व्हिच वाज फॉलोड बाय ए डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। उस समय कंट्री को व्यापार में घाटा हो रहा था। वही सिंपल सी बात है, जैसे कि अब हमें क्रूड ऑयल चाहिए, तो अगर हम क्रूड ऑयल के लिए जो खाड़ी देश हैं उनसे अगर हम कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे जो करेंसी है उसे अपने उसमें चाहिए। भाई वो कहेगा ठीक है, जो भी चलता है रियाल या जो भी उनका करेंसी है, उन्होंने कहा हमें रुपये में नहीं चाहिए, हमें अपनी करेंसी में आप चेंज करके दीजिए, जो हमारी देश की करेंसी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यूएसए का डॉलर चलता है, मैं यूएसए से कोई चीज ले रहा हूं, आर्म्स लेता हूं, तो उन्होंने कहा आप हमें पेमेंट हमारी करेंसी में करेंगे। तो अगर आप उनको पेमेंट उनकी करेंसी में करते हैं तो चीजें बेहतर रूप से चलेंगी। या कई बार क्या होता है कि आपने कहा नहीं हम आपको रुपीस में दे देंगे, आप जाकर के उसे एक्सचेंज करा लीजिएगा, तो वहां क्या होता है कि वो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं जिसमें आपको घाटा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी अननेसेसरी हेडेक लेने को तैयार नहीं होता, और अगर वो लेता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा। तो इन सब का फायदा ये पड़ा कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है उसमें भी कमी आई और हमारा जो रुपया है वो कमजोर होता गया। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस लॉ को लाया गया, 1973 में आया और जनवरी 1974 में लागू हो गया। The country was facing a trade deficit which was followed by a devaluation of the currency and an increase in the price of imported oil। जैसे कि मैंने आपको बोला, तो अब फेरा में क्या क्या चीजें थी और एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसको क्यों इसको हटा दिया गया। मींस हटाना तो वर्ड यूज नहीं करेंगे, आखिर इसको क्यों स्वैप कर दिया गया, क्यों इसे एक्सचेंज कर दिया फेमा से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब फेरा आया था उसको लाया गया तो अब ये फेमा क्या है। तो देखिए, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा की डेफिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोनों में अगर अंतर है तो रेगुलेशन और मैनेजमेंट का है। यहां इसमें जो सबसे बड़ा डीमेरिट था वो ये था कि इसमें जो कुछ रूल्स थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मतलब इसमें जो लॉस थे, फेरा के अंदर जो लॉस थे वो रिलेट थे आपके फॉरेन एक्सचेंज, जो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे रिलेट थे। जो कुछ लॉज इसमें आए थे और इसमें ऐसे 81 सेक्शन थे जिसमें थोड़ा सा चेंज की जरूरत पड़ी। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज बिल पारित किया जाता है जिसमें आपको लगता है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। ओके, वही कुछ बाद में इस चीज को देखा गया कि फेरा में कुछ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अगर आप उसको वायलेट करते हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल तक की सजा थी अकॉर्डिंग टू 1973 लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही कारण था कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को स्ट्रिक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को आप क्योंकि हमें रेगुलेट नहीं करना, हमें मैनेज करना है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है रेगुलेट और मैनेजमेंट में। तो हमें रेगुलेट नहीं करना है, चीजों को मैनेज करना है। हमें ये देखना है प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, उसका शॉर्ट आउट करा जाए। ये नहीं कि साहब ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टनेस को कम करने के लिए और इसमें संशोधन के लिए यही कारण था कि फेरा को हमने फेमा कर दिया। चीजें वही हैं जो हमें लगा कि इसमें हमें संशोधन करना चाहिए, वो संशोधन कर दिया है वही चीज। इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि फेरा क्या है, फेमा क्या है। अब कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने रखूंगा कि फेरा में ये चीज थी। यही कारण था कि इसको संशोधित करते हुए फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें वो सारी चीजों को ध्यान में रखा गया जो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी या जिसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीजें खराब होती जा रही थी। क्योंकि कोई भी रूल्स और लॉज आप लाते हो तो चीजों को बेहतर करने के लिए लाते हो, ना कि चीजों को और खराब करने के लिए। तो उसी को इम्प्रोवाइज करते हुए फेमा लेकर के आए। तो जो पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं।